अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया राना। कैसे हैं आप सब? आज हम यूनिट 2 इंटर पार्ट 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ की एक्सरसाइज करें। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और कंप्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। व्हाट डज कायदे आजम कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स फॉर? किस चीज़ के लिए कायदे आजम ने स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी थी? स्टार्टिंग अ बिजनेस, बी विनिंग अ कंपटीशन, सी कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन या डी ज्वाइनिंग दी आर्मी। तो उन्होंने किस चीज़ के लिए मुबारकबाद दी थी? कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। कॉन्विकेशन था ना जिस पर उन्होंने खिताब किया था स्टूडेंट्स के साथ। तो आंसर है सी। नंबर 2, व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इज रिफर्ड टू एज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द स्पीच? कौन सा ऐसा अहम तारीखी मौका था जिसकी तरफ इशारा दिया गया है कि वो इनकलाबी तब्दीली का बायस बना? उन्होंने अपनी तकरीर में किसकी तरफ इशारा किया? द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन, द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान या फिर डी द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान? राइट आंसर इज द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू कायदे आजम व्हाट इज ट्रू फ्रीडम नॉट? कौन सी चीज सही आज़ादी नहीं है? नहीं, ये नहीं बोल रहे कि कौन सी चीज आज़ादी है, कौन सी चीज उनकी नज़र में सही आज़ादी नहीं है? ए ओबेइंग द लॉ, बी लाइसेंस टू डू एनीथिंग, सी नेशनल प्राइड या डी यूनिटी? राइट आंसर इज लाइसेंस टू डू एनीथिंग। हर चीज की बेलगाम आज़ादी उनकी नज़र में आज़ादी नहीं है। 4, What spirit does कायद say is needed now more than before? कौन सा ऐसा जज्बा था कायद-ए-आज़म के नज़दीक जिसकी अब ज़्यादा ज़रूरत थी पहले की निस्बत? ए मिलिटेंट, बी एडवेंचरस, सी कंस्ट्रक्टिव या डी रिबेलियस? राइट आंसर इज सी कंस्ट्रक्टिव। What according to कायद-ए-आज़म is harder than fighting for freedom? कौन सी चीज़ कायद-ए-आज़म के नज़दीक ज़्यादा मुश्किल है जंगे आज़ादी से? ए स्टडिंग हिस्ट्री, बी प्रोटेस्टिंग, सी कंस्ट्रक्टिंग अ नेशन या डी राइटिंग स्पीचेस? राइट आंसर इज कंस्ट्रक्टिंग अ नेशन। What tragedy is mentioned to show the early struggles of पाकिस्तान? कौन सी ऐसी ट्रेजेडी है जिसका जिक्र किया गया है पाकिस्तान की इब्तदाई स्ट्रगल यानी मुश्किलात के दौर का को जाहिर करने के लिए? ए बंगाल फैमिन, बी पार्टीशन रियट्स इन पंजाब एंड दिल्ली, सी वॉर विद अफगानिस्तान या डी अर्थक्वेक इन कराची? राइट आंसर इज बी पार्टीशन रियट्स इन पंजाब एंड दिल्ली। नंबर 7, हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू द अर्ली चैलेंजेस इट फेस? जो शुरू में पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना दरपेश था उनकी तरफ क्या रद्द-ए-अमल था पाकिस्तान का? ए बाय गिविंग अप, बी विद फॉरेन हेल्प, सी by surviving and becoming stronger, D by forming new provinces? तो आंसर है C by surviving and becoming stronger। 8, why does कायद-ए-आज़म emphasize continued students focus on studies? क्यों कायद-ए-आज़म ने जोर दिया कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्टडीज की तरफ ज्यादा तवज्जो दें? To beat other nations in exams, B to maintain university rankings, C to prepare for the real challenges of life या D to impress the vice chancellor? तो राइट आंसर है C to prepare for the real challenges of life। 9th, what kind of people does कायद-ए-आज़म warn students about? किस किस्म के लोगों के बारे में तंबीह की कायद-ए-आज़म ने स्टूडेंट्स को कि इनसे बचो? A scientists, B fifth columnist and selfish exploiters, C teachers या D businessmen? तो आंसर है बी फिफ्थ कॉलमनिस्ट एंड सेल्फिश एक्सप्लॉइटर्स। 10, व्हाट जॉब सेक्टर डज कायद-ए-आज़म क्रिटिसाइज द स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग ब्लाइंडली? कौन सा जॉब का सेक्टर है जिसकी तरफ कायद-ए-आज़म ने तनकीद की तुलबा के ऊपर कि वो अंधा वार उसकी तकलीद ना करें, उसके पीछे ना भागें? ए टीचिंग, बी गवर्नमेंट सर्विस, सी फार्मिंग या डी मीडिया? तो राइट आंसर है बी गवर्नमेंट सर्विस। Now, vocabulary and grammar. Contextual clues. Read the given passage and underline the unfamiliar words by using co-text to infer their meanings.
मेक सेंटेंसेस यूजिंग द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपके पास नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो इटैलिक्स में है, आपने उनको अंडरलाइन करना है, फिर उनके मीनिंग्स देने हैं और उनके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट लाइन में हिदर टू, अंडरलाइन कर लें। सेकेंड लाइन में राट, थर्ड में हैंकर, फिफ्थ लाइन के एंड और सिक्स के स्टार्ट में है वेल इक्विप्ड, वो अंडरलाइन कीजिए। और प्रोग्रेसिवली लास्ट वर्ड है इस पूरे पैराग्राफ का। तो ये 5 वर्ड्स हैं जो आपने अंडरलाइन करने हैं, इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। हिदर टू उर्दू में इसका मतलब है अब तक, इंग्लिश में इसका मीनिंग है अप टिल नाउ। सेंटेंस देख लेते हैं। Hitherto, no one had solved the mystery of the missing dog. Rut, पुरानी रविश, पुरानी डगर, monotonous routine, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है a boring or unchanging way of life. Sentence, after years in the same job, he realized he was stuck in a rut and needed a change. Third word, hanker, ख्वाहिश करना. Meaning in English, to long for or strongly desire something. Sentence, many young people hanker for a life full of adventure and travel. Fourth word, well equipped, आरास्ता होना, लेस होना, having necessary skills and resources. Sentence, the new hospital is well equipped to handle emergency cases. लास्ट वर्ड, प्रोग्रेसिवली, बतदरीज आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, लेकिन आगे को बढ़ना. मीनिंग इन इंग्लिश, इंक्रीजिंगली और ग्रेजुअली मूविंग फॉरवर्ड. सेंटेंस, शी इम्प्रूव प्रोग्रेसिवली आफ्टर अटेंडिंग रेगुलर थेरेपी सेशंस. वर्ड पैटर्न एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट. आपके पास वर्ड्स दिए हुए, हर सेंटेंस के एंड में 3, आपने चूज करना है कि यहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा. कायदे आजम एम्फसाइज द नीड फॉर अ डैश एंड यूनाइटेड नेशन. कायदे आजम ने किस चीज की जरूरत पर जोर दिया? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्ड या डिसिप्लिनरी. तो यहां पर डिसिप्लिन जिसका मतलब है नज्मो ज़ब्त, ये एक नाउन है. डिसिप्लिन्ड एडजेक्टिव है, लेकिन ये शो करता है कंट्रोल या ऑर्डर को. डिसिप्लिनरी भी एडजेक्टिव है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू पनिशमेंट और एकेडमिक फील्ड्स. तो हमारे पास यहाँ सही वर्ड है डिसिप्लिन्ड, एडजेक्टिव. सेकंड सेंटेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड टू ओवरकम मेनी डैश चैलेंजेस. इकोनॉमी, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकली. इकोनॉमी क्या होता है? एक नाउन है, नाम है मईशत. और इकोनॉमिक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, यानी मुआशी, रिलेटेड टू इकोनॉमी और मनी. इकोनॉमिकली ये वर्ब में एडिशन करता है, तो ये एक एडवर्ब है, इन एन इकोनॉमिक और मनी सेविंग वे. सेंटेंस था, आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड टू ओवरकम मेनी इकोनॉमिक चैलेंजेस. नंबर 3, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी डैश बाय लिमिटेड जॉब ऑप्शंस इन गवर्नमेंट. डीमोरलाइज, डीमोरलाइजिंग या डीमोरलाइज्ड. डीमोरलाइज क्या होता है? ये एक वर्ब है, टू वीकन समवन्स कॉन्फिडेंस. डीमोरलाइजिंग क्या है? एडजेक्टिव, पार्टिसिपल भी यूज हो जाता है, कॉजिंग लॉस ऑफ होप और कॉन्फिडेंस. और डीमोरलाइज्ड, हैविंग ऑलरेडी लॉस कॉन्फिडेंस. ये एक एडजेक्टिव भी है और पार्टिसिपल भी है. तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टूडेंट्स शुड नॉट बी डीमोरलाइज्ड बाय लिमिटेड जॉब ऑप्शंस इन गवर्नमेंट. Fourth sentence, the birth of Pakistan was a dash moment in history. Revolution, revolutionary या revolutionized. Revolution क्या होता है? ये एक नाउन है. Major या sudden change in politics. Revolutionary क्या होता है? Adjective भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, causing great change. Revolutionize क्या होता है? ये एक verb है और past tense में यूज होता है, completely change. तो हमारे पास सेंटेंस में क्या यूज होगा? द बर्थ ऑफ पाकिस्तान वॉज अ रेवोल्यूशनरी मोमेंट इन हिस्ट्री. फिफ्थ सेंटेंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे. क्या आएगा? विजिलेंट, विजिलेंस या विजिलेंटली टू द डेवलपमेंट्स अराउंड द स्टेट. विजिलेंट क्या होता है? एक एडजेक्टिव है, वॉचफुल या अलर्ट. विजिलेंस नाउन है, स्टेट ऑफ बीइंग अलर्ट. विजिलेंटली एक एडवर्ब है, इन अ वॉचफुल वे.
तो हमारे पास क्या राइट आंसर आएगा? इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे विजिलेंट टू द डेवलपमेंट्स अराउंड द स्टेट। यूज ऑफ डिक्शनरी एंड थ्योसॉरस, बेसिकली ये एक्सरसाइज सी भी इसका ही पार्ट है, वो भी आप यहीं पे देख लो। राइट सेंटेंसेज यूजिंग द अबव गिवन वर्ड्स इन योर नोटबुक, यही जो 5 वर्ड्स हैं इन्हीं के सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं और वो भी आपने साथ ही लिखना है। तो मैं इन दोनों एक्सरसाइजेस को एक साथ सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट, यानी कि लाजमी। प्रोनाउंसिएशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मीनिंग पर्सन करंटली होल्डिंग अ पोजीशन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। सिनोनिम्स क्या हैं? कंपल्सरी या मैंडेटरी। एंटोनिम्स ऑप्शनल, अननेसेसरी। सेंटेंस है द इनकम्बेंट विल फेस अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इन द अपकमिंग इलेक्शंस, ये एक नाउन सेंटेंस हो गया। अब एक एडजेक्टिव का सेंटेंस भी बना लेते हैं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन एवरी सिटीजन टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। नंबर 2 इम्प्लीकेशंस, यानी कि नताइज। प्रोनाउंसिएशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मीनिंग कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स। पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है। सिनोनिम्स आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेस। एंटोनिम्स कॉजेस या सोर्सेस। सेंटेंस ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ वॉर। थर्ड वर्ड इज प्रीडिसेसर्स, आबाओ अजदाद। प्रोनाउंसिएशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मीनिंग फोर रनर्स। पार्ट ऑफ स्पीच में प्लूरल नाउन है। सिनोनिम्स हैं एंसेस्टर्स या एंटीसीडेंट्स। एंटोनिम फॉलोअर्स या सक्सेसर्स। सेंटेंस अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेज ऑफ टीचिंग। फोर्थ वर्ड थवर्टेड, मायूस होना। प्रोनाउंसिएशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मीनिंग प्रिवेंटेड टू डू समथिंग। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्बल यानी वर्ब है, पास्ट टेंस है। सिनोनिम्स ब्लॉक्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड। एंटोनिम्स promoted, facilitated. Sentence the enemy's plan was thwarted by the army's quick response. Fifth word rehabilitation, बहाली। प्रोनाउंसिएशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मीनिंग रिकवरी। पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन है। सिनोनिम्स रेस्टोरेशन या रिन्यूअल। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट या हार्म। सेंटेंस द गवर्नमेंट लॉन्च अ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर द फ्लड विक्टिम्स। Next exercise, parts of speech. Identify and label each part of speech, यानी noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection in the given paragraph. Use notebooks if required. पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि parts of speech क्या है और फिर हम पूरे पैराग्राफ के अंदर हर वर्ड को इसकी कैटेगरी में चेक करेंगे। Noun सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है किसी भी नाम। दुनिया में हर चीज जो अपना एक नाम रखती है, इवन हमारे इमोशंस भी, हर चीज जिसका कोई नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं। वर्ब एक्शन वर्ड्स, जिनसे हमारे अमाल एक्शंस रिप्रेजेंट होती है, वो वर्ब्स हैं। एडजेक्टिव्स जो अच्छाई या बुराई क्वालिटीज बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जितना एडिशन होता है उनमें या उनकी जो क्वालिटीज बताते हैं वो सब वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब ऐसे सब वर्ड जो एडिशन होते हैं वर्ब्स में, वो एडवर्ब होते हैं। प्रेपोजिशंस यानी जो पोजीशंस या मैनर बताते हैं, इन, ऑन, ओवर, अंडर, प्लेसमेंट्स बताते हैं, वो सब के सब प्रेपोजिशंस होते हैं। कंजंक्शन जो दो जुमलों को मिलाएं, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, उन सबको कंजंक्शंस कहते हैं। और इंटरजेक्शन साइन है या ऐसे वर्ड्स हैं मीनिंगलेस वर्ड्स जैसे हुर्रा, अलास, जो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करें, मीनिंगलेस वर्ड्स, ये सब के सब इंटरजेक्शंस हैं। तो हम हर वर्ड को उसकी कैटेगरी के अंदर चेक करते हैं। गवर्नमेंट नाउन, कैन नॉट ऑक्सिलरी वर्ब, एब्जॉर्ब वर्ब, thousands noun, impossible adjective, but conjunction, in, preposition, the, article, competition, noun, to, preposition, you, pronoun, will, auxiliary verb, be, verb, demoralized, verb, government, noun, can, auxiliary verb, take, verb, only, adverb, a,
article, certain, adjective, number, noun, and conjunction, the article, rest, noun, cannot, auxiliary verb, settle, verb, down, adverb, to, preposition, anything, pronoun, else, adverb, and, conjunction, being, verb, disgruntled, adjective, are, auxiliary verb, always, adverb, ready, adjective, to, preposition, be, verb, exploited, verb, past participle है, by, preposition, persons, noun, who, relative pronoun, have, verb, their, possessive pronoun, own, adjective, access, noun, to, preposition, grind, verb. नेक्स्ट एक्सरसाइज रिवीजन ऑफ टेंसेस. हमारे पास वर्ब्स होते हैं जो हमें टेंसेस का पता देते हैं. आपके पास एक पैराग्राफ है जो पूरे का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है. आपने इसको सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है और उन्होंने चॉइस भी दी है. आप इसको पास्ट में भी कर सकते हो, आप इसको फ्यूचर में भी कर सकते हो. पास्ट में मैं कन्वर्ट करके दे रही हूँ और फ्यूचर में आप कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा उसको कन्वर्ट करके देखिए. जहां जहां जो चेंज मैं स्ट्रेस करके बोलूंगी वो एक्चुअली बाकी पैराग्राफ के वर्ड सेम रहेंगे और जहां मैं स्ट्रेस करके बोलूंगी तो इसका मतलब है कि वहां पर मैंने वर्ब की चेंज की है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया है. डॉक्टर अहमद स्टडीड climate change every day. She collected data and looked at how rising temperatures affected different environments. Each morning she checked satellite images and climate models to find any changes. In her meetings, she shared her findings and talked about solutions with her team. Dr. Ahmed also worked with experts from around the world to understand global trends and found ways to protect the environment. In evenings, she wrote reports and got ready to talk at conferences. Her work helped us understand climate changes and make better decisions for the future. Now, next exercise, it is based on gerunds, participles and इन्फिनेटिव्स. पहले तुम ये समझते हैं जेरेंड्स क्या हैं, पार्टिसिपल्स क्या हैं और इन्फिनेटिव्स क्या हैं. जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, इनमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हो रही हैं. लेकिन फिर इनमें और फॉर्म्स ऑफ वर्ब में डिफरेंस क्या हुआ? एक्चुअली जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद वर्ब्स. इनका वर्ब्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता. शो हो रहा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, इसीलिए तो इनके नाम डिफरेंट है. इनमें इनका ना तो कोई ताल्लुक टेंसेस के साथ होता है और ना ही सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई ताल्लुक होता है. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, और सिंगुलर प्लूरल भी इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं होता. जेरेंट किसको बोलते हैं? बेसिकली जेरेंट बोलते हैं हम अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो जो दिखने में फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे यानी नाउन का काम करे तो उसको हम जेरेंट बोलते हैं. जेरेंट को समझना इस तरह भी आसान हो जाता है कि अगर आप अपने सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन करके देखें, अगर वो ना ने नी पर खत्म हो, जैसे खेलना, खाना, पीना, ना ने नी पर खत्म होगा तो वो जेरेंड होगा, वो फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा, वो वर्ब का काम नहीं कर रहा होगा, नाउन का काम कर रहा होगा. पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल की भी 3 काइंड्स हैं. आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये अगेन ये जेरेंड से बहुत मिलता जुलता है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो यूजुअली. अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको दिखे लेकिन वो वर्ब का फंक्शन ना करे बल्कि एडजेक्टिव का फंक्शन करे. एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
वो ना तो नाउन का फंक्शन कर रहा है और ना ही वर्ब का फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिटी शो कर रहा है, तो वो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वो पास पार्टिसिपल होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी उसके अंदर, तो ये, और थर्ड फॉर्म यूज होगी और थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज हो रही होगी, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल हम तब कहते हैं जब आपके पास हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो। पहले वर्ड आए हैविंग, जिसमें पहले कोई एक एक्शन हो चुका और फिर उसके बाद दूसरे एक्शन का जिक्र हो कि पहले ये हो चुका और अब उसने बाद में ये किया या करना है या करेगा, तो दो एक्शंस का जिक्र हो, एक हो चुका और एक होना हो, तो हम इसमें हैविंग और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। अब हम देखते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर लिखा जाता है, लेकिन ये काम एक नाउन का कर रहा होता है, और इससे पहले यूजुअली टू का वर्ड आता है, टू इन्फॉर्म, टू प्ले, टू गो, टू कम, ये सब वर्ड्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इनमें टू लगता है, ये इन्फिनेटिव होते हैं। बेसिकली ये प्रेजेंट हम कब यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो किसी भी चीज की फितरत, आदत या नेचर जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी उसके लिए यूज करते हैं। तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, और एट टाइम्स टू नहीं भी लगता, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वो भी इन्फिनेटिव ही होती है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आई इंजॉय डैश, क्या लगेगा, टू प्ले, प्ले या प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल। यहां पर हम प्लेइंग का वर्ड यूज करेंगे जो एक जेरेंड यूज हुआ है। नंबर टू, ही होप्स टू विन, विन या विनिंग द मैच टुमारो, तो ही होप्स उम्मीद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, टू विन, इन्फिनेटिव है, टू विन यूज होगा। नंबर थ्री, हैविंग फिनिश, मैंने बोला था जब हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग फिनिश्ड, टू फिनिश या फिनिशिंग हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, पहले उसने क्योंकि अपना होमवर्क कर लिया तो वो बाहर खेलने के लिए चला गया। दो एक्शन हुए, एक कंप्लीट हुआ और एक उसके बाद होने वाला अमल भी बताया गया, तो यहाँ हैविंग फिनिश परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा। फोर्थ, दे डिसाइडेड डैश टू टेक या टेकिंग या टेक अ वॉक इन द इवनिंग, उन्होंने तय किया कि वो करेंगे, अब किस दिन किस लम्हे नहीं, एक कांस्टेंट बात, आप वॉक करते हो तो एक प्लान होता है, एक लंबा प्लान होता है, टू टेक इन्फिनेटिव। डैश रीडिंग, टू रीड या रीड बुक्स इज वन ऑफ हर फेवरेट हॉबीज, रीडिंग बुक्स जेरेंड, एक रीडिंग बुक्स एक अमल का नाम है तो ये जेरेंड यूज हुआ है। रनिंग, टू रन या रन डाउन द हिल ही फेल्ट द विंड इन हिज हेयर, अब यहाँ पर उसका फील करना, ही फेल्ट एक्शन वर्ड तो ये है, तो आपके पास रनिंग डाउन द हिल क्या है, एक पूरे का पूरा एक पूरा फ्रेज ही यूज हो रहा है जो पार्टिसिपल के तौर पे यूज हो रहा है, तो रनिंग का वर्ड आएगा। शी अवॉइडेड डैश टू टॉक, टॉकिंग या टॉक अबाउट द इंसिडेंट, यहाँ पर दे अवॉइडेड टॉकिंग, यहाँ पर जेरेंड यूज हुआ है, एक नाउन के तौर पर यूज हुआ है टॉकिंग। डैश टू फाइंड, फाइंडिंग, फाउंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज नॉट इजी, फाइंडिंग अ सोल्यूशन, तो यहां पर एक जेरेंड यूज हुआ है तो फाइंडिंग का वर्ड यहां पर यूज होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। एक्टिविटी है, राइटिंग स्किल है, आपको एक 3 सिनेरियो दिए गए हैं और मैंने आपके सामने, अब आपको स्क्रीन पे शो हो भी गया होगा कि एक सिनेरियो के ऊपर आपको नैरेटिव राइटिंग का पैसेज दे भी दिया है विच कंटेन्स आई थिंक 5, 13, 14 वर्ड्स, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और इसको पढ़ने के बाद आप बाकी 2 सिनेरियोज को टेस्ट भी कर सकते हो कि आप खुद राइटिंग करो और फिर ये देखो कि आपका रिजल्ट क्या रहता है और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने के बाद नैरेटिव राइटिंग कैसी बनती है। सो लेट्स सी द आउटलाइन फॉर योर नैरेटिव। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। आपको क्या करना है कि आपने अपने सामने एक प्रॉब्लम सेट करनी है, नहीं किसी इशू पे लिखा जाता है ना, आपने कोई अपने लिए एक प्रॉब्लम सोचनी है, कोई एक सिचुएशन सोचनी है, फिर आपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस उसके बारे में, लोग क्या कहते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, डाटा कलेक्ट करें
और फिर मेन कैरेक्टर्स, और फिर उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हो खुद से, ये सब चीज़ें पहले इंट्रोडक्शन एक बना लें। फिर प्लॉट डेवलपमेंट, अब आपको उसमें से उस प्लॉट को, उस इंट्रोडक्शन को बेसिकली एक प्लॉट पे, आपने तो नैरेटिव राइटिंग करनी है तो आप क्या करते हैं, नैरेटिव टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने जो कहानी सोची है उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसके अंदर डायलॉग्स होने चाहिए, कहाँ पर स्ट्रेस आएगा, कहाँ पर आप सिर्फ बात को हल्का सा डिस्कस कर दोगे, कितनी डिस्क्रिप्शंस आनी चाहिए, फिर कितने इवेंट्स होने चाहिए, ये आप बिल्ड करो अपनी स्टोरी, अपना एक प्लॉट बनाओ। देन डिटेल्स, अब आपने प्लॉट बना लिया, आपके पास बेसिक एक इशू आ गया, आपके पास कैरेक्टर्स आ गए, आपने कुछ टेक्निक्स देख ली, अब आप उसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स डालो, क्योंकि आपने वर्ड का काउंट भी तो बढ़ाना है ना, तो उसके अंदर डिटेल्स डालो। आप उसके अंदर इमेजेस यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर वर्ड्स, फ्रेजेस, सीन्स ऑफ लाइफ, यानी नेगेटिविटीज, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इन चीज़ों को उसके अंदर लाओ। फिर उसके बाद कहानी को पूरे क्लाइमेक्स पे ले जाने के बाद उसका एक रेजोल्यूशन, उसका एक रिजल्ट भी निकालो, नतीजा भी निकालो। राइटिंग प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले आप एक ड्राफ्ट बनाते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं, अच्छा बेसिक आइडिया ये है और मैंने इसके अंदर ये कैरेक्टर डाल लिए हैं, और फिर मैंने इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स डाल ली हैं, एक रफ आइडिया आप चेक कर लेते हैं। फिर रिवाइज करते हैं, आपके कितना वर्ड काउंट कितना बना, आपने कितनी डिटेल्स डाली थी, ये सफिशिएंट है या नहीं, आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो कैसी है, आपकी ग्रामर जो आपने यूज़ की है वो सब कैसी है, कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं या कहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं कुछ आपने ज़रूरत से ज़्यादा लिख दिया है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आप एक दफ़ा पूरा रिवाइज करते हो जो कुछ आपने लिखा, और फिर उसके बाद एडिट करते हो, आपको क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हुई, स्पेल चेक करते हो आप अपना सब, पंक्चुएशंस, हर चीज़ आप चेक करते हो, अलाइनमेंट कैसी है वो सब देखते हो, और उसके बाद आप सबमिट करा देते हो अपनी नैरेटिव राइटिंग को, जो जिसमें वर्ड काउंट 500 to 700 वर्ड्स का दिया गया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही अपनी एक नैरेटिव राइटिंग। बाकी 2 सिनेरियोस को चेक करें और उसके बाद फिर उसके ऊपर खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि आपके कितने क्लियर हो रहे हैं मेरे सारी वीडियोस। आप इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहते हैं, आपको कहाँ कहाँ हेल्प चाहिए, मुझे आइडिया हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन सब चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।